Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, today I am going to discuss about material cost. Last time in my last video, I have discussed about types of cost, basic concepts of cost accounting, and also I have discussed about the cost sheet, and I have also solved one numerical problems on cost sheet. So in this particular video, I'm going to discuss about material cost. So in this particular video, I'm going to discuss about your material cost. Okay. Material cost. So सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि मटेरियल क्या है. व्हाट डू यू मीन मटेरियल. अगर मैं पूछूं कि जनरल टर्म में भाई मटेरियल क्या है, तो मैं कहूंगा कि भाई किसी चीज को बनाने के लिए जो सामान लग रहा है दैट इज कॉल्ड मटेरियल. सपोज दैट अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बिरयानी का. आई एम फॉन्ड ऑफ बिरयानी. तो अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए. तो उसके लिए मटेरियल क्या होगा? उसके लिए मटेरियल होगा राइस, उसके लिए मटेरियल होगा चिकन, उसके लिए मटेरियल होगा ऑयल, उसके लिए मटेरियल होगा मसाला, उसके लिए मटेरियल होगा और भी जो प्याज वगैरह हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं? उसके लिए मटेरियल हैं. तो मटेरियल का मतलब क्या है कि ऑल कमोडिटीज विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर मैं किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो चीजें भी रिक्वायर्ड हैं, वॉट एवर कमोडिटीज, वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, सो दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड मटेरियल्स. तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि मटेरियल क्या है, तो मैं कहूंगा कि ऑल कमोडिटीज दैट आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ all commodities that are consumed in the process of manufacturing. So अगर मैं सिंपल में वर्ड्स में कहूं तो all commodities which are consumed in the process of manufacture, consumed in the process of manufacture, ठीक है. तो वो सारी कमोडिटीज या वो सारे आर्टिकल्स या वो सारी कमोडिटीज, ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगाते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड मटेरियल. ठीक है. मटेरियल मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस किया था कि मटेरियल जो है वो दो तरह के होते हैं. मटेरियल जो है वो दो तरह के होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. Direct materials and indirect materials. Although we have already discussed that what is direct material and what is indirect material, but still क्योंकि हमने मटेरियल स्टार्ट किया हुआ है तो मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which can be easily identified and allocated to a particular cost unit or particular cost object or particular cost center, that is called direct material. And indirect materials are those materials which cannot be easily identified and allocated to a particular cost object or particular cost center, that is called indirect materials. Direct materials का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मैं कहूं कि mud in the manufacturing of bricks, rubber in the manufacture of tires, wood in the manufacturing of furnitures. तो ये हमारे क्या हैं? हमारे ये कुछ डायरेक्ट मटेरियल्स के एग्जांपल हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल्स में मैंने कह दिया टूल्स, फिर मैंने कह दिया स्क्रूज एंड नट्स, बोल्ट्स. ठीक है. फिर उसके बाद और भी हमारे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो यूज होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं जो स्क्रूज हैं या नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करूंगा. हो सकता है उसके जो बचे हुए वो हैं टूल्स, उसको मैंने दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज कर लिया. ठीक है, दूसरी चीजों के प्रोडक्शन में यूज कर लिया. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे मटेरियल्स हैं ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं
और इसको हम पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को भी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। देयर शुड बी सम बेसिस टू अपॉर्शन दीज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास आते हैं मटेरियल कंट्रोल, जो इस पूरे टॉपिक में हमको करना है मटेरियल कंट्रोल, इस पूरे चैप्टर में वो हमारा मटेरियल कंट्रोल है। तो मटेरियल कंट्रोल हम पहले डिस्कस करते हैं कि मटेरियल कंट्रोल है क्या। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल में बी डिफाइंड एज systematic control and regulation of purchase, storage and usage of materials in such a way so as to maintain an even flow of production and at the same time avoiding the wastage of the materials or excessive investment in the inventories। इसका क्या मतलब है कि हमको पता है that material is one of the most or one of the largest element which is used in the manufacturing process। ये जो है बहुत ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो लेबर आता है। तो मटेरियल जो हमारा है दैट शुड बी कंट्रोल्ड इन बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू स्टोर, you have to take care of materials in such a way in order that these materials, ताकि इनका जो वेस्टेज है वो हमारा मिनिमम पॉसिबल हो सके। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम अपना एक साथ ही पूरा क्वांटिटी हमने ऑर्डर कर लिया हो इन्वेंट्री का या मटेरियल का, या ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको वहां पे हैम्पर हो रहा है प्रोडक्शन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी या इस तरह से हमको क्या कहते हैं कि मटेरियल को कंट्रोल करके चलना है या रेगुलेट करके चलना है ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी हैम्पर ना हो, हमारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है या जो मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल है वो भी हम उसको अवेल कर सकें, उसका बेनिफिट अवेल कर सकें, हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो भी कम हो सके, और हमारा जो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट है वो भी ब्लॉक ना हो। ऐसा नहीं है कि हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो हमारा लिक्विडिटी पोजीशन है वो हमने सारी मटेरियल में ही इन्वेस्ट कर दी है, या ऐसा भी नहीं है कि हम वहां पे वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए मटेरियल कंट्रोल की, तो इट इज अ सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ परचेज। हमको क्या करना है, परचेज को क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेशन ऑफ परचेज, स्टोरेज प्रॉपर करना है, प्रॉपर स्टोरेज शुड बी देयर, ताकि वहां पर ऐसा नहीं कि गोडाउन में क्या कहते हैं कि चूहे हैं बहुत सारे, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मटेरियल को, या नीचे से नम हो जा रहा है, उसमें सीलन बहुत आ रही है तो उसकी वजह से हमारे मटेरियल खराब हो रहे हैं। तो देयर शुड बी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी एंड यूसेज ऑफ मटेरियल्स in such a way so as to maintain the even flow of production, and at the same time you have to make sure that there is no any excessive investments in the material। एक छोटा सा एग्जांपल अपनी रियल लाइफ से लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में भी हम जो हमारे जो वो होते हैं स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स, जैसे दाल चावल गेहूं, ठीक है, इनके जो स्टॉक्स होते हैं बहुत सारी, अब तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पहले ज़माने में हमारे घर में भी ऐसा हुआ करता था कि घर में जो राइस होते थे या जो गेहूं होता था वो क्विंटल्स में आ जाता था साल भर का एक साथ, कि बार बार वहाँ मार्केट ना जाना पड़े। ठीक है, या जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस होता था स्टार्टिंग ऑफ सीजन में हम उस प्राइस पे हम एक्वायर कर लेते थे, क्योंकि बाद में हमको महंगे होने के चांसेस होते थे। तो वहां पर क्या होता था कि हमारे यहाँ पूरा एक साल भर का जो राशन होता था या साल भर के जो ग्रेन्स होते थे, दाल वगैरह तो नहीं लेकिन चावल और गेहूं तो आ ही जाता था, इतना मुझे याद है। उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे, उसमें हमको रख दिया जाता था। अब उसमें क्या होता था, दो प्रॉब्लम्स होती थी। एक तो चलो ठीक है, हमने सारा एक साथ ले लिया ताकि हमारा जो साल भर का जो
प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन द सेंस जो हमारा कंजम्पशन है, खाना बनाना, कि कभी हमको ये ना हो कि हम खाने के बैठे हैं और हमारा चावल खत्म हो गया, फिर हमको दौड़ के जाना पड़ेगा बाजार मार्केट में, वहां से चावल लाना पड़ेगा, तब तक हमको क्या है वो डिले हो जाएगा, खाना बनने में डिले हो जाएगा। तो ये तो है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को हम अपनी कुकिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा खाना बनना है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसा होता है कि भाई रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे टाइम पर नहीं मिलता है, शॉर्टेज हो जाती है, तो वहां पर हमारा क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर करता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी हैम्पर करेगी। तो ये तो है कि मटेरियल कंट्रोल में हमको क्या करना है कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हैम्पर ना हो, इवन फ्लो हो, वो हमको श्योर करना है। अच्छा, इसको इंश्योर कैसे करेंगे? इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक्स रखेंगे। अच्छा, स्टॉक्स रखने में भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि भाई साल भर का ग्रेन एक साथ आ जाता है, तो उसमें चूहों के खाने का डर होता था, उसमें कीड़ों के लगने का डर होता था, उसको बारिश वगैरह में बहुत बचा के रखना पड़ता था ताकि वो नीचे से खराब ना हो। तो वहां पर क्या है कहीं ना कहीं वेस्टेज होता ही था। इतना करने के बाद भी उसमें बहुत लोग क्या करते थे, कुछ गोलियां डालते थे या कोई नीम की पत्तियां डालते थे, कुछ ऐसा करते थे स्टोर के लिए, मुझे याद है हल्का फुल्का। तो उसमें क्या होता था कि हम उसको स्टोरेज के लिए प्रॉपर उसके स्टोरेज में भी हमारा खर्च होता था। उतना करने के बाद भी हमारा कुछ ना कुछ हमारी जो यूनिट्स होती थी वो वेस्ट हो ही जाती थी। फिर तीसरा ये था कि उसके लिए कैरिंग हमको एक कंटेनर खरीदना पड़ता था। ठीक है, चलो ये तो घर की बात है, लेकिन अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो उसके लिए प्रॉपर एक गोडाउन का रेंट देना होगा। ठीक है, उसके लिए एक वॉचमैन रखना होगा ताकि उसको थेफ्ट से बचाया जा सके। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी हमारे आते थे। तो वहां पर क्या है कि हमको ऐसा नहीं करना है कि हम अपना सारा जो कैश है या जो सारा हमारा रिसोर्सेज है वो परचेज ऑफ मटेरियल्स में ही इन्वेस्ट कर दें ताकि हमारा शॉर्टेज ना हो, या ऐसा भी ना हो कि बहुत कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या कहते हैं कि हमारी शॉर्टेज पड़ जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर कर जाए। तो इन्हीं सबको मतलब कि जो मिड ऑफ द वे है वो मुझे अपनाना है, ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो ना बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी हो। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमारे लिए सुटेबल है जो हम ऑर्डर करें। तो यहाँ पर क्या है कि मटेरियल कंट्रोल में हमारा ये होता है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपने मटेरियल्स को कंट्रोल करके चलें ताकि परचेज भी बेस्ट पॉसिबल वे में हम उसको परचेज कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव परचेज भी ना हो और बहुत ज्यादा कम परचेज भी ना हो, स्टोरेज भी प्रॉपर हो सके और हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी इवनली फ्लो हो सके ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारा हैम्पर ना हो। और हमको ये भी इंश्योर करना है कि एट द सेम टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक ना हो। तो ये हमारा क्या है मटेरियल कंट्रोल की डेफिनेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि मटेरियल कंट्रोल आखिर है क्या। नाउ व्हाट आर द नीड या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, या जिसको बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल, जिसको इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है मटेरियल कंट्रोल के? तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसमें हम पहला देखेंगे नो अंडर स्टॉकिंग। मैंने पहले ही कहा कि अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कभी खाना खाने बैठे तो खाने चावल ही खत्म है, तो वहां पर क्या है वो अंडर स्टॉकिंग है, मतलब हमारा प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वहां पर वो अंडर स्टॉकिंग है। तो ये प्रॉब्लम भी हमको क्या करना है, दूर करना है। तो मटेरियल कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर स्टॉकिंग एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टॉकिंग। बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक भी हमको चल करके नहीं चलना है कि हमारा सारा का सारा फंड मटेरियल में ब्लॉक हो जाए, फिर बाद में उसको स्टोरेज में प्रॉब्लम हो, गोडाउन में भी हो सकता है वो थेफ्ट में लॉस हो जाए या उसको पिलफ्रेज हो जाए या चूहे खा जाएं, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके वेस्टेज। ओवर स्टॉकिंग में क्या होता है, वेस्टेज होता है। हमको पता है कि जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसका वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ सरप्लस में होती है तो उसका हम वेस्टेज बहुत करते हैं। ओवर स्टॉकिंग से बचना है। इकोनॉमी इन परचेजिंग, इकोनॉमी इन परचेजिंग का मतलब क्या है कि जब हम बल्क में कोई क्वांटिटी खरीदते हैं तो वहाँ पर हमको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। तो जब हम एक प्रॉपर क्वांटिटी हम डिटरमिन करके चलेंगे एक बल्क क्वांटिटी, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको वहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा जिससे हमारा इकोनॉमी इन परचेजिंग होगा। ठीक है, इकोनॉमी इन परचेजिंग है। फिर नेक्स्ट हमारा हो सकता है प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी का भी मटेरियल हमको परचेज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का भी मटेरियल हमको परचेज नहीं करना है। ऐसी क्वालिटी हो जो हमारा मतलब कि मिड ऑफ द वे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फीरियर भी ना हो कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पता चला अगले दिन ही कंप्लेन आ गई कस्टमर्स की भाई बहुत खराब प्रोडक्ट है, या बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी ना हो कि हमारे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और वो प्रोडक्शन इतना महंगा हो जाए कि कोई इसको परचेज करने वाला ना हो। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक मिड ऑफ द वे फॉलो करके चलना है, जो हमको एक प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय द प्रॉपर
इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर उसमें है मिनिमम वेस्टेज, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल जो है दैट इज डन बाय द एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो वहाँ पर जो मिनिमम के वेस्टेज के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर, हम पूरी चीज़ हर चीज़ को क्या करते हैं, प्री प्लान करके चलते हैं कि भाई इतने यूनिट्स लेने हैं, इतना यूनिट्स हमको पर ऑर्डर हमको मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट से इश्यू करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग शुड बी देयर, प्रॉपर प्लानिंग इज देयर, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स में क्या है कि हमको पता चल जाता है कि किस मटेरियल की कब ज़रूरत है, कब हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है कि हमको फिर से ऑर्डर करना है, कब हम मिनिमम लेवल पे जा रहे हैं, कब हम मैक्सिमम लेवल पे जा रहे हैं कि अब हमको अपना ऑर्डर बंद करना है, या कौन से मटेरियल किस रैक्स में रखें, क्योंकि गोडाउन में है, हम डिफरेंट रैक्स होते हैं, डिफरेंट बिन्स होती है। तो वहाँ पर हमको क्या है, प्रॉपर मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर स्टोर्ड है, कितनी क्वांटिटी में है, कब मटेरियल खत्म हो रहा है, कब हम मिनिमम लेवल पे जा रहे हैं, कब हम मैक्सिमम लेवल पे जा रहे हैं, कब हम डेंजर लेवल पे जा रहे हैं। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज देयर थ्रू द प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो जब वहाँ प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है तो वहां से हमको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करते हैं, या ये सारे बेनिफिट्स हम क्या करते हैं, अवेल करते हैं थ्रू प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। नाउ कम टू द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। Techniques of inventory control. What are the different techniques? What are the different techniques to control the inventory? हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। इसमें से पहला तो है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या है? ABC एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट इन्वेंट्रीज हैं, जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, A, B एंड C। 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, A, B एंड C। कैटेगरी A में हम उन इन्वेंट्रीज को रखते हैं जो बहुत ही कॉस्टली हैं, मतलब महंगी हैं, और मतलब दे आर कॉस्टली एंड दे कंटेन्स मिनिमम परसेंटेज, मतलब उनका जो टोटल इन्वेंट्री का जो प्रोपोर्शन होता है एज कंपेयर टू टोटल इन्वेंट्री बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हाई वैल्यू, लो प्रोपोर्शन, मतलब कि इनका जो क्या कहते हैं कि शेयर होता है दैट इज ओनली अप टू 20%, 15% ऐसा होता है टोटल इन्वेंट्री के। अगर टोटल जो मटेरियल है तीनों को मिला करके बीच अगर वो 100% लेते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट ओनली 10 to 20% होता है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है दैट इज अप टू 80% या 70%, मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन जो इनका प्रोपोर्शन है टोटल इन्वेंट्री का वो कम होता है। हाई वैल्यू, लो प्रोपोर्शन। कैटेगरी बी में क्या है, मीडियम वैल्यू, इनकी वैल्यू भी मीडियम होती है और इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो भी क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है, मीडियम प्रोपोर्शन। और कैटेगरी सी में क्या होते हैं, लो वैल्यू एंड हाई प्रोपोर्शन। इनकी वैल्यू तो बहुत लो होती है, 10 to 20% ही वैल्यू एज कंपेयर टू अदर्स, इनकी 10 to 20% वैल्यू होती है टोटल इन मटेरियल में, लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन होता है, मतलब जो इनकी क्वांटिटी का प्रोपोर्शन होता है दैट इज हाई, मतलब 80%, 70% ऐसा होता है। तो हाई प्रोपोर्शन इनका होता है, उनकी जो क्वांटिटी का प्रोपोर्शन है दैट इज हाई प्रोपोर्शन इन टोटल मटेरियल। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो टोटल इन्वेंट्रीज हैं, जो सारी इन्वेंट्रीज हैं या जो मटेरियल्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी। तो इससे क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है, ए है जैसे हमने कह दिया भाई अच्छे बच्चे, जैसे क्लास में भी करते हैं, अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, कम ब्रिलियंट बच्चे और थोड़ा खराब बच्चे। हमको पता है कि भाई वैसे तो देखा जाए तो भाई खराब बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, ब्रिलियंट बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और जो मीडियोकर हैं या मिड ऑफ द वे हैं उनको ठीक है, उनको भी नॉर्मल उन पर ध्यान देना है, लेकिन जो
महारथी बच्चे हैं, बेकार बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल बैक बेंचर्स हैं, उनको कितना भी हम अपना मत्था मर लें, अपना सर फोड़ लें, लेकिन वो नहीं सुधरने वाले, तो हम उन पर कम ध्यान देते हैं। तो जस्ट इन द सेम वे ABC एनालिसिस में क्या है कि कैटेगरी ए में हम हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स को रखते हैं जो डिलीजेंस केयर चाहिए उनको, मतलब कि वहां पे उनको हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी हैंडल विथ केयर बहुत अच्छे से उनको रखते हैं, ताकि उनका कोई वेस्टेज ना हो, कोई वहां पर टूटने फूटने का अगर डर है तो वो भी हम ना हो, या उनके सड़ने गलने का डर है तो वो भी हम प्रॉपर मतलब उसका क्या कहते हैं कि देख रेख करेंगे, टेक केयर करेंगे। कैटेगरी बी में जो है वो लो वैल्यू एंड लो प्रोपोर्शन, मतलब कि मीडियम वैल्यू एंड मीडियम प्रोपोर्शन के हैं, तो उन पे भी हम मतलब बहुत ना ज्यादा ध्यान देंगे ना बहुत कम ध्यान देंगे, ठीक बीच में मिड ऑफ द वे जो है उनको ध्यान देंगे। लेकिन जो कैटेगरी सी के हैं लो वैल्यू, उनको हम नहीं भी ध्यान देंगे तो भी उनको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वो उन पे हमको ज्यादा ध्यान देने की, अपना ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर क्या है कि हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट मतलब मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके हम फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हम क्या कहते हैं उनको टेक केयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ABC एनालिसिस। फिर दूसरा है स्टॉक लेवल्स। अभी मैं आगे जो है बिल्कुल डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। स्टॉक लेवल्स क्या हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मेथड्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉक लेवल्स में देखो क्या होता है, स्टॉक लेवल्स में हम डिफरेंट स्टॉक लेवल्स को फिक्स करते हैं। देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। डिफरेंट स्टॉक लेवल को हम फिक्स करते हैं, जैसे मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, डेंजर लेवल है, ठीक है। तो हम डिफरेंट लेवल्स को फिक्स करते हैं। जैसे सपोज दैट ये है हमारा, अगर ग्राफ में हम लें तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या है, एक मैक्सिमम लेवल है जिसके ऊपर हमको जाना ही नहीं है, मतलब एक हमने एक सीलिंग फिक्स कर रखी है, दैट दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री या दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल beyond which the factories or the purchase departments are not allowed to order the material। मतलब उसके ऊपर जो है जा करके हमको मटेरियल को ऑर्डर नहीं करना है, बिकॉज अगर हम उसके ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ओवर स्टॉकिंग हमारा हो जाएगा। ओवर स्टॉकिंग के जो हमारे लॉसेज हैं वो हमको मतलब कि सफर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक मैक्सिमम लेवल फिक्स कर दिया है कि बियॉन्ड विच द परचेज डिपार्टमेंट आर नॉट अलाउड टू ऑर्डर द मटेरियल या टू ऑर्डर द इन्वेंट्री। दूसरा है रीऑर्डर लेवल, या पहले हम मिनिमम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम लेवल क्या है, जस्ट लाइक मैक्सिमम लेवल इसका रिवर्स है। मिनिमम लेवल आर दोज लेवल्स बिलो विच द परचेज डिपार्टमेंट्स आर नॉट अलाउड टू कीप द स्टॉक। मतलब उसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। जैसे घर में भी होता है, हम क्या करते हैं, जैसे महीने का अगर हम सामान एक पूरा जो हमारा ग्रोसरी है, अगर महीने के महीने आती है ग्रोसरी, तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाता है तब हम जा करके ऑर्डर करते हैं। नो, एक मिनिमम लेवल है कि इतना भाई डब्बे में इतना थोड़ा सा बच गया, एक आध 2 दिन या 3 दिन के बराबर का बच गया, तो जल्दी से जो मम्मियां होती हैं उनको टेंशन होने लगती है, भाई जा करके जल्दी से बाजार में ऑर्डर करके वो सिटी स्टोर या सुपरमार्केट जा करके वो लेके आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल जब खत्म हो जाएगा तब हम जा करके लेके आएंगे। नो, दिस इज नॉट द वे। एक मिनिमम लेवल हमको फिक्स करना है कि अगर हमारा स्टॉक उस मिनिमम लेवल पर पहुंच जाता है तो यू हैव टू ऑर्डर अनदर स्टॉक। मतलब हमको ऑर्डर नहीं करना है, मतलब ऑर्डर तो हम रीऑर्डर लेवल पे ही कर देते हैं, लेकिन अगर रीऑर्डर लेवल पे भी हमने नहीं किया है तो मिनिमम लेवल तक पे जाने पे है तो हमको करना ही पड़ेगा। मिनिमम लेवल क्या है, बिलो विच द फैक्ट्रीज या परचेज डिपार्टमेंट्स आर नॉट अलाउड टू कीप देयर स्टॉक। उसके नीचे अपने स्टॉक को नहीं जाने देना है, क्योंकि वो मिनिमम लेवल है। उसके नीचे जाओगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वहां पे हमारा क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस इवेंटली फ्लो नहीं होगा, वहां पे हैम्पर होगा हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारा स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जहां पे प्रोडक्शन हमारा हैम्पर होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है, एक सिग्नल है, एक वार्निंग साइन है कि जब हम मैक्सिमम से मिनिमम लेवल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मैक्सिमम लेवल पे तो हमको नहीं जाना है बिल्कुल भी, उस लेवल पे हमको उस लेवल से बियॉन्ड हमको जाना ही नहीं हो। अबव that level we are not allowed to go, minimum level below that level we are not allowed to go।
तो ये जो मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम तक की जर्नी है, मैक्सिमम से लेकर के जो मिनिमम तक की जर्नी है, तो इसके बीच का एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम से जब हम मिनिमम की तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम यूज करेंगे तो हमारा स्टॉक खत्म होगा। तो जब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बीच में हमारा एक रीऑर्डर लेवल होता है जो हमको एक वार्निंग साइन देता है दैट यू आर अबाउट टू रीच योर मिनिमम लेवल, you are about to reach your minimum level and hence you have to reorder your material, hence you have to reorder your material। तो वहां पर हमको क्या करना होता है, अपने मटेरियल्स को रीऑर्डर करना होता है। मतलब अभी तक हम सेफ जोन में हैं, रीऑर्डर लेवल पे भी हम क्या है, सेफ जोन पे हैं, मिनिमम लेवल पे भी हम सेफ जोन पर हैं। मतलब मिनिमम लेवल पे भी अगर हम ऑर्डर कर देते हैं, मतलब रीऑर्डर लेवल से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक हम सेफ जोन में हैं। मतलब कि वहां पे अगर इन रीऑर्डर लेवल से लेकर के मिनिमम लेवल के बीच में हम कभी भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमारा सेफ जोन होता है। लेकिन उसके नीचे जो है हमारा ये, दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल, दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है कि खतरे का निशान। बिल्कुल जैसे कभी कभी होता है ना, क्या कहते हैं, बाढ़ आती है तो वहां पे हम एक डेंजर लेवल मार्क कर देते हैं। डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि भाई इसके ऊपर अगर पानी आ गया तो समझ लीजिए खतरा आने वाला है। तो वहां पे तो हम पानी की बात करते हैं, यहां पर क्या है, हम वहां पे पानी ऊपर जाता है, यहां पर क्या है, स्टॉक नीचे जा रहा है। तो डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि एक ऐसा लेवल जहां पे खतरे का निशान है। अगर आप उस लेवल तक, अगर मिनिमम ऑर्डर पर भी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, मतलब बड़ी ऑर्डर से लेवल से लेकर के मिनिमम ऑर्डर तक भी अगर आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, उसके बिलो आप चले जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वहां पर आपके खतरे की निशान, आपको खतरा है, आप खतरे के निशान पर पहुंचने वाले हैं। मतलब वो डेंजर लेवल पे हम आ गए। तो डेंजर लेवल पे क्या होता है कि हमको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डेफिनेटली हैम्पर करेगा ही करेगा। अब उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उन पर ध्यान देते हैं, उन पर हम मटेरियल्स इश्यू करते हैं, और जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम मटेरियल्स इश्यू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो कम हैं। तो अगर हम जो इंपॉर्टेंट हमारे क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर उनको ही रोक देंगे तो हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हैम्पर होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारे मतलब वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, तो उनको हमने क्या किया है, हमने वहां पर इश्यूज रोक करके जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनको हमने क्या किया है, इश्यू कर दिया है। किसको? जो हमारे विटल, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उनको कर दिया है। तो ये जो है डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्टॉक लेवल को फिक्स करके हम क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं कि यहाँ पर हमारा ना ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो, ना अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो, ना प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर करे। तो वहां पर हमने क्या किया, डिफरेंट स्टॉक लेवल्स को फिक्स कर दिया। दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी तो फिलहाल मैं ये बता दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। नेक्स्ट इसमें मैं पूरा एक लेक्चर रखूंगा, पूरा एक वीडियो सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसमें पूरा अलग से इसका कॉन्सेप्ट और पूरा इसका टेबुलर मेथड और ग्राफिकल मेथड मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और मैथमेटिकल मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है टेबुलर मेथड, और तीसरा है मैथमेटिकल मेथड। तो 3 मेथड्स आर देयर फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि मैं पूरी एक वीडियो पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता देता हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which offers less means ऑप्टिमम कॉस्ट। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जहां पर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सक रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक प्रॉपर सा मतलब कि उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो मैंने तुमको बताया कि अगर क्वांटिटी हम ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो भाई ऑर्डर तो एक ही है। मतलब कि तुम्हारे पास अगर तुमको सपोज साल भर का कोई क्या कहते हैं कि कंजम्पशन के लिए तुमको कोई ग्रेन्स चाहिए, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसको एक बार में पूरा एक ही ऑर्डर में लेकर आ जाओ सभी, तो वहां पर तुम्हारा क्या है, जो हमारा बाइंग कॉस्ट है, मतलब वहां पर जा करके हम पहले जाएंगे रिक्शे से, फिर वहां पे उसको घूम करके उसको हम परचेज करेंगे, फिर वहां से उसको लेकर के आएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो वो हमारी क्या होती है, अब अगर हम साल भर में 4 बार जाएंगे तो हमको 4 बार रिक्शे का किराया देना पड़ेगा।
4 बार उसको कैरी करके लेकर मतलब वहां से लेकर आना पड़ेगा, तो दैट दिस इज कॉल्ड बाइंग कॉस्ट। तो जो हमारी साल भर में 4 बाइंग कॉस्ट आनी थी वो कम हो जाएगी, वो सिर्फ एक बार में आएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट कैरिंग कॉस्ट? अगर मैं पूरा 1 साल भर का राशन एक ही बार में लेकर के आ गया, तो अब मुझे उसके लिए कैरिंग कॉस्ट, गोडाउन का रेंट देना है, वॉचमैन की सैलरी देनी है, तो वहां पर एक कॉस्ट तो मैंने कम की, मतलब बाइंग कॉस्ट मैंने कम कर दी, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव इंक्रीज्ड आवर कैरिंग कॉस्ट। तो ये क्या भाई, ये कैसा फंडा है? एक कॉस्ट तो आपने कम कर दिया और दूसरी कॉस्ट बढ़ा दिया। तो इससे बेटर है कि भाई साल भर में 4 ले आओ, लेकिन वहां पर भी क्या है कि हमने कैरिंग कॉस्ट कम कर दी लेकिन बाइंग कॉस्ट। तो यहां पर क्या है कि दिस इज अ पॉइंट विच मिनिमाइजेज, ये एक ऐसी क्वांटिटी विच मिनिमाइजेज द कैरिंग एज वेल एज द बाइंग कॉस्ट। मतलब एक ऐसा लेवल, एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल जहां पर हमारा कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो और बाइंग कॉस्ट भी मिनिमम हो, ताकि हम उसको मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी परचेज करें जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी कम कर दे और जो कैरिंग कॉस्ट है उसको भी कम कर दे। तो ये हमको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे ग्राफिकल मेथड्स भी हैं, मैथमेटिकल फार्मूला, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है √2ab/c, 2ab/c। डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे इसका टर्मिनोलॉजी है, एबीसी के अपन जगह यू एच पन क्या देता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा एबीसी बताऊंगा। एबीसी बच्चों को याद करने में इजी हो जाता है। ए इज द एनुअल कंजम्पशन, बी इज द बाइंग कॉस्ट एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट। ए इज द एनुअल कंजम्पशन, बी इज द बाइंग कॉस्ट एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट। तो √2ab/c मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इट इज अ क्वांटिटी विच ऑफर्स मिनिमम कैरिंग कॉस्ट एज वेल एज द मिनिमम बाइंग कॉस्ट। तो एक ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है जहां पे हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाए और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हमें और भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि लाइक प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर। इसमें क्या है, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर में क्या है कि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो रिक्विजिशन देगा, भाई हमको इतने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ऑर्डर को प्लेस करेगा, फिर वहां से वो ऑर्डर्स आएंगे, फिर हम उसको उसके रिक्विजिशन के बेसिस पे क्या करेंगे, उसको इश्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर परचेज प्रोसीजर जो कि हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी जो इन्वेंट्री या जो मटेरियल वेस्टेज है वो कम से कम हो सके। फिर है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। फिर 6th है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। ये रेशियो तुमने पढ़ा होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। जिसका ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज बेटर एज कंपेयर टू लेस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कोई इन्वेंट्री कितनी बार रिप्लेस हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जिसका ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो स्टॉक हमारे लिए क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू जिसका कम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है जस्ट इन टाइम है, VED एनालिसिस है। VED क्या है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल मटेरियल्स को हमने 3 कैटेगरीज में, फिर से ABC की तरह हमने इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। विटल मटेरियल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और डिजायरेबल मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी उनके बिना हम काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाइटल इन्वेंट्रीज पे करेंगे और उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। एसेंशियल ठीक है, एसेंशियल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ उनके बिना ऐसा नहीं है कि काम चल जाएगा, काम नहीं चल सकता है, उस पर भी हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन एज कंपेयर टू वाइटल हमको उस पर कम ध्यान देना है। लेकिन डिजायरेबल क्या है, ठीक है डिजायरेबल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, काम चल सकता है, लेकिन अगर है तो इट्स बेटर। तो उस पर क्या है, हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें हमको ब्लॉक करके नहीं चलना है। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस है या मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस है। फिर हमारे पास है जस्ट इन टाइम परचेज, JIT जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का परचेज का मतलब क्या है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी एट द सेम टाइम वी हैव टू परचेज अ मटेरियल, मतलब हमको पहले से इसका स्टॉक बना करके नहीं चलना है। जैसे रिक्विजिशन फॉर्म आएगा, जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी जितनी यूनिट्स की, उसी के अकॉर्डिंग हम उतनी ही यूनिट्स काम करेंगे, परचेज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम परचेज, ठीक है। जस्ट इन टाइम भी हमारे ज्यादातर जो है मतलब कि ये ज्यादा यूज में नहीं है जस्ट इन टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के हैम्पर करने होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुरंत ही रिक्विजिशन हुआ, हम मार्केट में गए तुरंत वहां पे अवेलेबल, हमारा तुरंत आ ही गया, नो।
वहाँ पे कुछ टाइम लगता है। तो जस्ट इन टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यूजफुल नहीं है हमारा। तो ये जो है हमारे क्या कहते हैं कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल थे, जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स की, ठीक है। उसके बाद अभी हमको मटेरियल कंट्रोल में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसमें मैंने तुमको बताया कि मैं स्टॉक लेवल्स बहुत ही डिटेल में करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं करूँगा EOQ भी मैं आई एम थिंकिंग टू डिवोट और टू इन्वेस्ट वन कंप्लीट वीडियो फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके अलावा जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमको मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सॉरी मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री प्राइसिंग या प्राइस इशू प्राइसिंग, ठीक है, जिसमें लीफो है, फीफो है, हीफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, वैम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में इतना ही रखते हैं। होप कि ये जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है मटेरियल कंट्रोल का, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स किया, वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स किया, ठीक है, और इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या वो क्या, होप की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प to understand the basic concepts of material control and techniques of material control. So guys, if you like my video, if this video is helpful for you, so please like, share and subscribe my channel, and please help me to promote my channel, because I really need your assistance, and I really need your help to grow my channel. So thank you, and don't forget to press the bell icon for future notification. Thank you and have a good day.